8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की गणित का पेपर आपके 30 मार्च 2024 को होगा। तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर आप जो अच्छे से तैयार करना और मैं पूरा पेपर आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आपके काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसकी पूरी जो PDF है मॉडल पेपर की, वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना और या फिर ये व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज कर देना, यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गणित के वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, ये आपके पहली प्रश्नावली का है। इसमें आपके परिमेय संख्या का जोड़ करना है। तो ये जोड़ करने के लिए मैं आपको इसका जो सीधा तरीका बताता हूँ। जैसे ये 1/4 प्लस 1/2 है। इसकी अगर आपको जोड़ करनी है तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा LCM। इस 4 और 2 का लेना पड़ेगा LCM। तो 4 और 2 का LCM कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 4 का भाग देंगे 4 में, जो एक बार जाएगा। फिर 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 आएगा। प्लस हो तो प्लस लिखना, माइनस हो तो माइनस। फिर 2 का भाग देंगे 4 में, 2 बार जाएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 2 एकम 2। तो इसको जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे और जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 1 3 और बटे में 4। तो इसका जो उत्तर है कितना आएगा? 3/4। ऑप्शन जो ब है उसमें आपका सही उत्तर दे रखा है। तो अगर आपको ये जोड़ना नहीं आता है, ये लघुत्तम लेना नहीं आता है, तो मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रॉस गुणा करना है और नीचे वाली संख्या को गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे हम। 2 को 1 से गुणा करें तो 2 एकम 2। इस 2 को 1 से गुणा करना है, 2 एकम 2 हो जाएगा। प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा और बटे में कितना आएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6 और बटे में 8। अब 6 और 8 को फिर काटेंगे, 2 के बारे से काटेंगे, 6 कटेगा आपके 3 बार और 8 कटेंगे 4 बार। तो 3/4 ऐसे भी उत्तर हम बिना LCM लिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2। 6 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। 6 की घात 3 का मतलब होता है 6 को 3 बार गुणा करना है आपस में। तो 6 × 6 × 6, तो ये 6 के घन कहलाते हैं। तो 6 संग 36 होते हैं। 36 को गुणा करेंगे 6 से तो इसका उत्तर आएगा आपके 216। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो कितना होगा? आपके 216। ऐसे ही आपको 9 का घन बताना है। तो 9 का जो घन है वो आपको कमेंट करके बताना है 9 का घन कितना होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। P मूलधन है, R ब्याज की दर है, N समय होने पर ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र देना है। ठीक है, तो इसमें आपको चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लिखना है। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है ये मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये इसका हिंदी में होता है, ये होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर और बटे में है 100 और इसकी घात कितनी आती है? समय। और ये इसका जो सूत्र होता है। ठीक है, ये मूलधन इसके गुणा में आता है। ठीक है, तो और इसमें से फिर हम n को घटा लेते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। P कोष्टक 1 + R/100 की पावर n। और अगर ये चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो इसमें से हम P को घटा लेते हैं। अगला प्रश्न आपके, 2 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को एक व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेगा? अगर ज़्यादा व्यक्ति तो काम ज़्यादा दिन में कम दिन में पूरा होगा और कम व्यक्ति तो काम ज़्यादा दिनों में पूरा होगा। ये प्रतिलोम संबंध है। तो इसमें आपका दिन लिखेंगे। ठीक है, एक तो लिखेंगे हम व्यक्ति और एक लिखेंगे यहाँ पे दिन। व्यक्ति और दिन, कितने व्यक्ति है? व्यक्ति है हमारे पास में 2, तो काम कितने दिन में होगा? 4 दिन में। अगर व्यक्ति 1 हो तो काम कितने दिन में होगा वो हमें ज्ञात करना है, तो इसको मान लेंगे y। तो ये तो हो जाएगा आपका, ये इसको मान लेंगे हम x। तो ये हो जाएगा आपका x1 और x2, ये हो जाएगा आपका y1 और y2। तो प्रतिलोम संबंधित ये आपके होगा x1 बटा x2 बटे उल्टा हो जाएगा y2 बटे y1। ये x1 का मान कितना है? 2। x2 का मान कितना है? 1। तो 2/1 बराबर y2 कितना है? y2 है हमारे पास में x जो हमें ज्ञात करना है और y1 कितना है? 4 है बटे में 4। तो हम गुणा करेंगे 4 को 2 से तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और बराबर में x को 1 से करें तो x का 1 हो जाएगा। तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। 8 आपके ऑप्शन ब में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको इसका गुणनखंड बताना है कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इन तीनों को अलग अलग करना है। तो इसमें 5x है तो 5 को लिखेंगे 5 और x, और इसमें x + 3 है तो ये x + 3 अलग हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो 5x और x + 3 आपके ऑप्शन स में दे रखा है। छठा प्रश्न है, n भुजाओं वाले समबहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है? तो कोई सी भी आकृति हो, बाहर के कोणों का योग ज्ञात करना हो तो उसका उत्तर हमेशा एक ही होता है। उसका उत्तर होता है आपके
360 डिग्री, चाहे इसमें 6 भुजा हो, चाहे 5 भुजा हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 भुजा हो, सभी की जो बाहर के कोण हैं वो सभी के योग हमेशा बराबर होता है 360 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 360 डिग्री। अच्छा, एक आकृति ऐसी बतानी है आपको जिसके अंतःकोण का योग भी 360 होता है और बाहर के कोणों का योग भी 360 होता है। उस आकृति का नाम आपको कमेंट करके बताना है, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपके, जांच कीजिए कि संख्या 100 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके 100 के गुणनखंड करेंगे, बाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 100 में सबसे पहले भाग देंगे 2 का, तो 100 में 2 का भाग जाएगा आपके 50 बार, 50 में 2 का भाग जाएगा 25 बार, 25 में 2 का नहीं जाता 3 का देंगे, 3 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 में 5 का 1 बार जाएगा। तो इसमें हम जब ये संख्या घन है, अगर पूर्ण घन होती है तो उसकी जो 3 के जोड़े बनते हैं, इसमें तो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसमें 3 के जोड़े नहीं बन रहे, इसमें 2 के जोड़े ही बन रहे हैं। तो ये घन नहीं होकर ये वर्ग संख्या है। अब ये किसके वर्ग है, इसमें से 2 इधर से ले आओ और 5 इधर से ले आओ, तो 2 पंजे 10 के वर्ग आपके 100। इस प्रकार से इसका उत्तर आपके हो जाएगा कि ये 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर इस 100 को पूर्ण घन संख्या बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, इस 2 का भी जोड़ा पूरा बनाना पड़ेगा और 5 का भी जोड़ा ट्रिपलेट इसका पूरा करना पड़ेगा। तो एक और इसमें 2 लिखेंगे, एक और इसमें 5 लिखेंगे। तो एक्स्ट्रा क्या लिखा हमने, 2 इंटू 5, यानी कि इस संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 5 यानी कि 2 पंजे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूर्ण घन संख्या बनेगी। अगला क्वेश्चन आपके 8वां है जिसमें आपको बीजीय व्यंजकों का योगफल ज्ञात करना है। बीजीय व्यंजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको सजातीय याद रखना है। सजातीय क्या होता है, एक तो जो चर है वो एक जैसे होने चाहिए, एक्स वाई जेड सेम होने चाहिए और उसकी घात सेम होनी चाहिए, घात समान हो, बस ये सजातीय की पहचान है। चर समान हो और उनकी घातें भी समान हो, तो उसको उसके सेम के साथ में लिखना पड़ेगा, तभी जाके इसका हम जोड़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एल स्क्वायर और प्लस में एम स्क्वायर, फिर इसके नीचे आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर के नीचे आएगा ये एम स्क्वायर प्लस इसके साथ में आएगा आपके ये एन स्क्वायर, फिर इसके बाद में है आपका एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर के नीचे आएगा आपके एन स्क्वायर और प्लस में आएगा आपके एल स्क्वायर के नीचे ये एल स्क्वायर, प्लस बीच में कुछ नहीं तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। फिर 2 ml 2 LM 2 MN और 2 NL, ये साथ में वैसे वैसे अलग अलग है, तो इसको वैसे वैसे लिख लेंगे 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 LM प्लस 2 MN प्लस 2 NL। अब इन सभी की करेंगे यहाँ पे जोड़, तो जोड़ करेंगे इन सभी को यहाँ पे जोड़ करेंगे, लिख लेंगे L और L जोड़ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 2L और इसकी घात 2 ही रहेगी। ये M और M गुणा होके जोड़ होके 2M स्क्वायर हो जाएगा, N और N जोड़ होके 2N स्क्वायर हो जाएगा। इसकी घातें नहीं जुड़ती जोड़ में, केवल गुणा में घातें जुड़ती हैं। प्लस ये होगा आपके 2 LM प्लस 2 MN प्लस 2 N और L, चाहे तो हम इन सब में से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इसका जो उत्तर ये निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी, अगर इसका प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 डिग्री है तो इसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है, तो प्रत्येक अंतःकोण का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, प्रत्येक अंतःकोण का मान वो दे रखा है 165 डिग्री, और इसमें आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो इसमें लिखना पड़ेगा। तो प्रत्येक अंतःकोण का जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना है यहाँ पे, प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र होता है आपके n-2 इंटू 180, ये तो सभी कोणों की जोड़ होती है अंदर के और उसमें n का भाग दे देते हैं, तो ये प्रत्येक अंतःकोण का योग आ जाता है। तो यहाँ पे हम n का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण कितना है 165 डिग्री, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 165 डिग्री, तो 165 बराबर आएगा आपके n-2 इंटू आएगा आपके 180 और बट्टे में कितना आएगा आपके n। इस 165 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, इस 165 को n से गुणा करेंगे और इस पूरी संख्या को हम 1 से गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा क्योंकि 1 से गुणा करने पर सेम नंबर आता है, और 165 को n से करेंगे तो 165 n हो जाएगा, तो ये आएगा आपके 165 n बराबर 180 को गुणा करेंगे n से, तो ये हो जाएगा आपका 180 n माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360। अब आपको 360 को इधर ले आना है और 165 को उधर ले जाना है, क्योंकि बड़ी संख्या की तरफ हम छोटी संख्या ले जाएंगे, तो ये तो 360 प्लस के हो जाएंगे, इधर आएंगे तो 360 बराबर 180, ये प्लस का 165 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 165 बचेगा, उनके साथ में n है।
180 में से 165 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपके 15n। तो 360 बराबर में 15n। n का मान ज्ञात करना है तो फिर 360 में इस 15 का भाग दे देंगे। 15 का भाग जाएगा 36 में 2 बार, 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 15 चौक 60। तो इसका जो सही उत्तर है प्रत्येक इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी आपके 24 आ जाएगी। तो इसमें भुजाओं की संख्या आएगी आपके 24। n का मान कितना है आपके 24। देखिए अगर किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री है तो आपको उसमें भुजाओं की संख्या बतानी कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इसी सवाल को आप इस प्रकार से करके देखना, देखिए और कमेंट उत्तर करके बताना है। ये एक चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस चतुर्भुज में आपको एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है और इस विकर्ण पर इसके शीर्ष से डाले गए लंब जिसकी लंबाई हमें दे रखी है। यह शीर्ष P से इस लंब डाल रखा है, इसकी लंबाई है 1.5, इसकी 2.5 और इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, विकर्ण की लंबाई है 5.5। तो इसका जो सूत्र होता है इसमें आपके जो चतुर्भुज बना रखा है PQRS, इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे हम। क्षेत्रफल बराबर इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग जिसको हम D1 प्लस D2 लिख लेंगे और इंटू विकर्ण की लंबाई इंटू विकर्ण। तो ये D1 प्लस D2 क्या होगा, ये शीर्ष लंब की लंबाई है। तो 1/2 इंटू D1 कितना है, D1 है, इसको D1 मान लेते हैं और इसको D2 मान लेते हैं। तो D1 का मान है आपके 2.5 और D2 का मान है आपके 1.5। इसको गुणा करना है आपके विकर्ण की लंबाई 5.5 से। इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ कर लेंगे पहले 1/2 इंटू इनको जोड़ेंगे तो 25 और 15 40 होते हैं, ये आपके 4.0 हो जाएगा। 4.0 का मतलब केवल 4 इंटू 5.5। हम इसको काटेंगे 4 के पार्ट से 2 के पार्ट से 4 को 2 बार कट जाएगा और 2 कटेंगे 1 बार। बचेंगे हमारे यहाँ पे 2 इंटू 5.5। तो 5.5 को 2 से गुणा करना है तो आप पॉइंट को भूल जाओ, 55 को 2 से गुणा कर लो। 55 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके आएगा 110। अब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो इकाई की तरफ से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लो, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा आपका 11 सेंटीमीटर। और ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में हम लिखते हैं या तो वर्ग सेमी या सेंटीमीटर की घात 2 लिखा जाता है। तो इसका जो उत्तर आपके कितना आएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 तासों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो टोटल कुल इक्के कितने होते हैं, कुल इक्के होते हैं आपके 52 में से कुल इक्के हो जाएंगे आपके 4। अब कोई सा भी इक्का निकल सकता है तो कुल इक्के हो जाएंगे आपके 4। और कुल पत्ते कितने, कुल पत्ते आपके हैं इसमें 52। तो प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या और हम इसमें लिखते हैं बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो इन दोनों का हम इसमें मान लिखेंगे तो अनुकूल परिणाम और बटे में आएगा आपके कुल परिणाम। तो ये जो कुल पत्ते हैं वो कुल परिणाम है। तो कुल परिणाम कितने 52। हमेशा प्रायिकता में छोटी संख्या ऊपर आएगी और बड़ी संख्या नीचे आएगी। तो 4/52 ये हम काटेंगे इसको 52 को 4 के पार्ट से, तो ये 4 एक बार कटेगा और 52 कटेगा 13 बार। इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये 3xy इसका जो है वो 3xy का क्या है, ये गुणनखंड रूप है। इसमें हम लिखेंगे गुणनखंड। इसका जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा गुणनखंड रूप। ठीक है, इसका कौन सा रूप है, ये गुणनखंड रूप है। ये अलग अलग लिखा हुआ है तो इसको हम गुणनखंड रूप कहते हैं। और 20 और 21 का सारो गुणनखंड। देखो 20 के कौन कौन से टुकड़े होंगे, 20 के टुकड़े होंगे 1 2 और 5 4 5 10 और 20। 21 के क्या होंगे, 21 का होगा 1 3 और 7 और हो जाएगा आपका 21। तो इसमें से सारो गुणनखंड दोनों में कॉमन क्या है, जब कोई भी कॉमन ना हो तो फिर आपका एक तो कॉमन सब में मिलेगा ही मिलेगा। तो सारो गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जब दोनों संख्याओं का कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिखाई दे रही हो तो वहाँ पर सारो गुणनखंड में हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जैसे आपसे पूछे कि 4 और 5 का सारो गुणनखंड कितना है तो इसका उत्तर भी कितना आएगा आपके 5 आएगा। या फिर 2 अभाज्य संख्या दे दे, जैसे 17 और 19, इसका ये अभाज्य संख्या है तो इनका सारो गुणनखंड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और 2 अभाज्य संख्याओं का अगर आपको मसब पूछ ले, 2 अभाज्य संख्याओं का मसब पूछ ले तो भी उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मसब हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसकी सर्व समीकरण को पूरा करना है a + b और a - b। ये सूत्र होता है a² - b²।
ये एक सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको माइनस में लिखा जाता है। यहाँ लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आपको सर्व समीकरण याद रखनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है। तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगला सवाल आपके 10 की घात माइनस 10 किसके बराबर है? तो इसको हम सही रूप में लिखेंगे 10 की घात माइनस 10। अगर किसी संख्या की घात माइनस में है तो उसको 1 के बटा में लिखा जाता है, तो इसको भी 1 के बटा में लिखेंगे। तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे 1 बटा 10 की घात, और ये घात जब बटा में लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? ये 10 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आपके हो जाएगा। द्विदंड आलेख आंकड़ों के दो समूहों के साथ दर्शाने वाले एक दंड आरेख दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें आपके एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक दे रखे हैं, गणित में, सामाजिक विज्ञान में, अंग्रेजी में और आपके हिंदी में। और इसमें आपके 2 वर्षों का इसमें तुलना की गई है, 2017-2019-20 की और 2017-2021-22 की, 2 सालों की इसमें तुलना करके बताई गई है। एक ही विद्यार्थी ने 2019-20 में कितने नंबर प्राप्त किए और 21-22 में कितने नंबर प्राप्त किए। जैसे गणित में 2000, ये इस वाइट का मतलब है 2019-20, और इसे ये जो डार्क लाइनें खींच रखी है इसका मतलब है 21-22। जैसे इसने ये नंबर दे रखे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक नंबर दे रखे हैं। इसमें जो ये वाइट वाला है वो 19-20 वाला साल है। तो गणित में 19-20 में 30 नंबर प्राप्त किए, जबकि 21-22 में इसने 60 नंबर प्राप्त किए, मतलब कुल डबल कर लिया इसने। इसी प्रकार से सामाजिक में इसने 2019-20 में 50 नंबर प्राप्त किए, और जबकि ये जो 21-22 है इसमें इसका आधा, 50 और 60 के बीच में क्या होता है? 55 होता है, तो इसमें आपके 55 नंबर प्राप्त किए। ऐसे ही विज्ञान में जो नंबर प्राप्त किए वो 40 और 50 के बीच में प्राप्त किए, 45 नंबर प्राप्त किए, जबकि विज्ञान में 21-22 में कितने प्राप्त किए? ये इसके बराबर है, 50 के बराबर। तो ऐसे आपको इसमें अंग्रेजी में भी देख लेना, ये 50 नंबर है और ये 45 नंबर है, जबकि ये आपके 60 नंबर है। इसमें भी हिंदी में भी 60 नंबर, दोनों साल में एक जैसा इसका रिजल्ट रहा। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देना है। जैसे इस द्विखंड दंड आलेख से क्या सूचना दी गई? तो 2 वर्षों की इसमें तुलना की गई, 2 वर्षों में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं उसकी तुलना की गई है। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? मतलब पहले कम था और फिर दूसरे साल में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा गैप आपको किस में दिखाई दे रहा है? गणित में दिखाई दे रहा है। पहले साल में उसके 30 नंबर थे और दूसरे साल में उसके 60 हो गए, जस्ट डबल उसने जो अपना स्कोर प्राप्त किया है। तो उसका उत्तर लिखेंगे हम गणित। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपके गणित हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की गई? मतलब पहले साल अच्छा था और दूसरे साल उसमें कमी है। तो किसमें ये जो पहला साल यानी कि वाइट वाला जो बड़ा है और ये वाला जो डार्क वाला है वो छोटा है। तो इसमें वाइट वाला छोटा, डार्क बड़ा, वाइट छोटा, डार्क बड़ा, वाइट छोटा और ये लाइनिंग वाला बड़ा है। इसमें वाइट वाला बड़ा है और ये डार्क वाला छोटा है, यानी कि पहले साल में इसने ज़्यादा नंबर प्राप्त किए और दूसरे साल में इसने अंग्रेजी में कम नंबर प्राप्त किए। इसका विषय हो जाएगा आपके अंग्रेजी। मान लो ऐसा पूछ ले कि किस साल में कोई आपके परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले साल था उतना ही दूसरे साल हुआ, तो वो फिर आप हिंदी को लिखेंगे। कितने नंबर आपके? जितने पहले साल 60 थे तो दूसरे साल भी 60 ही आए। और दूसरे साल में किसके बराबर हो गए? तो दूसरे साल में हिंदी और गणित के नंबर बराबर हो गए। तो इसमें हम लिखेंगे गिरावट किस में दर्ज की गई? तो इसमें लिखेंगे हम अंग्रेजी में गिरावट दर्ज की गई। किस विषय में प्रदर्शन समान रहा? तो हिंदी में पहले साल और दूसरे साल में प्रदर्शन है वो समान रहा है, तो इसमें लिखेंगे हम हिंदी। अगला प्रश्न आपके समांतर चतुर्भुज का है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो ये तो आप है जो आंख बंद करके कर लेंगे। देखो ये जो दे रखा है कि कोण 1 का जो मान है वो किसके बराबर है? तो ये जो जेड बनता है तो ये जेड के अंदर कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इस जेड के अंदर है, तो कोण 2 और कोण 1 दोनों क्या है? बराबर है। तो कोण 1 के बराबर क्या होगा? कोण 2 होगा। ये विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो OB है वो OD के बराबर होगा। OB और OD 2 बराबर हो जाएंगे, OB और OD इसमें बराबर आएगा। कोण 3 का जो मान है वो कोण 4 के बराबर आएगा। ये जेड बन रहा है, जेड में एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो कोण 3 का जो मान है वो कोण 4 के बराबर है, तो इसमें लिखेंगे कोण 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं,
पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें एक इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? तो आपको ये देखना है कि जो 500 हैं वो किसके वर्ग के बराबर हैं, किसके वर्ग के आसपास में है। तो ये जो 500 हैं वो आपको पता होगा, जैसे आपको 20 का वर्ग पूछे तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यानी कि 20 इस लाइन में और 20 इस लाइन में, ऐसे 20 आड़ी लाइनें और 20 खड़ी लाइनें बनाए तब तो 400 विद्यार्थी हो जाएंगे। अगर 21-21 ले तो कितना हो जाएगा? आपके 441 हो जाएगा। और 22-22 ले तो 484 हो जाएगा। और 23-23 ले, एक एक पंक्ति में 23-23 विद्यार्थी और 23 पंक्तियाँ बनाए तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 23 का 529। तो ये 529 तो 23 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो 23-23 की तो लाइन नहीं बनेगी, लाइन बनेगी आपके 22-22 की। अब 22-22 की लाइन बनेगी तो टोटल कितने विद्यार्थी की आवश्यकता होगी? 484। आपको इसमें घटाना पड़ेगा, 500 में से इस 484 को घटाना पड़ेगा। तो कितने विद्यार्थी बाहर चले जाएंगे? इसमें से 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। टोटल कितने विद्यार्थी बाहर जाएंगे? 16 विद्यार्थी बाहर जाएंगे। और ये 484 किसके वर्ग है? 22 का वर्ग है। तो इसमें जो पंक्तियाँ हैं उनकी संख्या कितनी है? 22 है। और कॉलम की संख्या भी कितनी होगी? 22 होगी। यानी कि 22 विद्यार्थी आपके इधर खड़े रहेंगे और 22 विद्यार्थी आपके इधर खड़े रहेंगे। टोटल ये स्क्वायर बनेगा 22 × 22 वाला। और टोटल आपके 484 विद्यार्थी इसमें पूरे हो जाएंगे। 16 विद्यार्थियों को इस पेटी परेड वाले अभ्यास से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपको एक प्रश्न मैं आपको और पूछता हूँ कि मान लो 500 की जगह पे आपके पास में जो 50 विद्यार्थी हैं, तो इनको इसी प्रकार से जितनी लाइनें हैं उतनी ही आपको आड़ी लाइनें बनानी है। जितनी ये खड़ी लाइनें बन रही है उतनी ही आपको जो आड़ी लाइनें भी बनानी है। तो इस 50 में से कितने विद्यार्थियों को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि ये जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए? ऐसा कैसे आपको जो 484 का और 50 का आपको कमेंट करके बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सरल करना है। सरल करना और धनात्मक घात रूप में इसको लिखना है। तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें -3 की घात 4 है, तो -3 की घात 4 है तो इसको हम लिखेंगे इंटू में, और 5 की घात 4 है तो 5 की घात 4 का मतलब होता है ये अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि a/b की घात अगर m है तो ये a की घात भी m हो जाएगा और b की घात भी m हो जाएगा। तो ये 4 इन दोनों की घात लगेगा। ये 5 की घात ये 4 आएगा और बट्टे में 3 की घात 4 आएगा। इस -3 को हम 4 बार गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। -3 तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस तो इसका हट जाएगा। फिर ये तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस का माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 × 3 × 3 × 3 और इंटू में आपके ऊपर आएगा 5 × 5 × 5, ये 4 बार आएगा और बट्टे में आ जाएगा आपका 3 × 3 × 3 और इंटू एक बार और 3। ये 4 बार था इसलिए हमने इसको 2 से गायब, जो गुणा किया तो ये गायब हो गए। इसके चारों 3 से इसके चारों 3 कट जाएंगे, बचेंगे आपके 4 बार 5। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 25 से गुणा करते तो इसका वर्ग होता है 625। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 625। अगला क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके ये। इसमें आपके भाग करना है और भाग में आधार समान होने पे घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं, ठीक है। जैसे a की घात m भाजक a की घात n है तो भाग में इसकी घातें घट जाएगी, m - n हो जाएगा। इसकी घात -7, इसकी घात -10, तो -7 में से -10 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात माइनस के 7 माइनस और माइनस के 10, और इसको फिर आपके गुणा करना है इंटू 3 की घात -5 से। यहाँ पे इनकी घात को हम सही करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको वापस लिखेंगे हम 3 की घात -7 और प्लस में 10, ठीक है। इसमें दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू आएगा ये इसका 7, ये 3 की घात -5, तो ये कितना हो जाएगा आपके -3 प्लस के 10 तो 3 हो जाएगा। 3 की घात प्लस के 3 इंटू 3 की घात -5। अब ये गुणा में आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं। तो a की घात m प्लस a की घात n है तो ये a की घात m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 की घात, ये आधार सेम है नीचे 3 तो एक बार लिखेंगे और उसकी घातों को जोड़ लेंगे। तो 3 प्लस माइनस के 5, इसकी घात माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, ये आ जाएगा 3 5 प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस आएगा, 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 3 की घात -2 बचेंगी। अब किसी की घात अगर माइनस में है तो उसको 1 के बटे में लिखेंगे तो वो घात प्लस में हो जाएगी, तो ये आएगा आपके 1/3 की घात 2। 1/3 की घात 2 का मतलब कितना होगा? 3 × 3 = 9, तो इसका उत्तर आएगा आपके 1/2।
9। अगला क्वेश्चन है कि क्या दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है? तो हाँ, इसमें दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। और ये कौन सा नियम है? ये समवर्त नियम है। ये कौन सा नियम है? ये समवर्त नियम है। क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो भी परिमेय संख्या ही होगा। जैसे 1/2 में हम अगर 1/4 में हम 3/4 को जोड़ते हैं या 3/2 को जोड़ते हैं तो इसका जो उत्तर आएगा वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वो भी परिमेय संख्या ही होगा। तो इसको हम जोड़ कर लेते हैं। तो 1 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 और बटे में ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये होगा आपके 12 और 2 14/8। 2 के पार से काटेंगे 7/4। देखो ये 7/4 ये भी एक आपके परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहते हैं किसको? वो संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और ये Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि बट्टे में संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर P का मान 0 हो सकता है। अगला प्रश्न आपके 19वां है कि एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदी और 1 साल बाद में इस टीवी का 5% अवमूल्यन हो गया, यानी कि पहले जितना मूल्य था उसमें से 5% कम हो गया। अवमूल्यन का मतलब होता है उसका जो योग जो मूल्य था उसमें कमी हो गई। तो 1 साल बाद में उसकी टीवी का जो अवमूल्यन है उसके बाद में मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? 21,000 का हम 5% ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका मूलधन है टोटल उसका 21,000 का हम क्या करेंगे? जो अवमूल्यन हुआ है 5% हुआ है। अवमूल्यन कितना हुआ है? अवमूल्यन हुआ है वो 5% हुआ है। तो अवमूल्यन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम देख लेंगे कितना परसेंट है। तो 5% है। ये इसकी जो टोटल जिसका जो मूल्य है उस पर अवमूल्यन हुआ है। तो 21,000 का हम कितना करेंगे? 5% ज्ञात करेंगे। तो 21,000 का 5% ज्ञात करना है तो 21,000 × 5 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 के 2 जीरो से 21,000 के 2 जीरो कट जाएंगे, बचेंगे आपके 210 × 5। 210 को 5 से गुणा कर लो, 1 जीरो पहले ही लगा लो, फिर 5 एकम 5, फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, यानी कि कमी कितनी हुई? 1,050 रुपये की कमी हुई। ये तो आएगी इसमें कमी। अब कमी ये है तो आपको टोटल जो रुपए है उसमें से कमी करनी है। तो इसका जो 1 साल बाद जो टीवी का मूल्य वो कितना हो जाएगा? 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य, 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य ये हो जाएगा आपके, इसमें से घटाना है आपको 21,000 में से जो 1,050 है इसको घटा लेना है। 1,050 ही, हाँ 1,050 को घटा लेना है। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ 9 बचेंगे, 9 के 9 आएंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 में से 1 नहीं जाता, उधार लेंगे तो ये आएगा आपके 10, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ बचेगा आपके 1। तो 19,950 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा 1 साल के बाद में। 20वां क्वेश्चन आपको इस समीकरण को हल करना है। ये आपकी दूसरी प्रश्नावली का सवाल है नए सिलेबस के अनुसार। तो समीकरण को हल करना है, इसमें x को एक तरफ ले जाएंगे और बिना x वाली संख्या को दूसरी तरफ लाएंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का x इधर आएगा तो ये प्लस का x बन जाएगा और ये प्लस के 41 इधर ही रहेंगे। ये माइनस के 65 बराबर से इधर आएंगे तो प्लस के 65 बन जाएंगे। इन x और x को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये 41 और 65 को जोड़ लेते हैं, 1 और 5 6 हो जाएगा और 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये आपके 2x के बराबर है। x का मान ज्ञात करना है तो इस 2 का इधर भाग दे देंगे क्योंकि ये गुणा में 106 में 2 का भाग देंगे तो इसका जो उत्तर आ जाएगा आपके x का मान कितना आएगा? ये 10 में जाएगा आपके 5 बार और इसमें 6 में जाएगा आपके 3 बार। तो इसका उत्तर आपके हो जाएगा x बराबर 53। उत्तर की जांच करनी हो तो x बराबर आपको 53 लिखना है और इधर 41 में से 53 को घटाना है। दोनों की जो उत्तर है वो सेम ही मिलेंगे। अगला प्रश्न 21वां आपके कि एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। अगर इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो यह भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? आपको पहले तो ये देखना है कि इसका संबंध कैसा है, प्रतिलोम संबंध है या सीधा संबंध है। तो अगर विद्यार्थी ज़्यादा होंगे तो भोजन सामग्री कम दिन चलेगी और विद्यार्थी कम होंगे तो भोजन सामग्री ज़्यादा दिन चलेगी। यानी कि एक के घटने पे दूसरा बढ़ता है और एक दूसरे के बढ़ने पे पहला घटता है। तो ये आपके प्रतिलोम संबंध है। तो इसके आपको यहाँ पे टेबल बना लेनी है, यहाँ पे एक टेबल बना लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यार्थी, यहाँ पे लिख लेंगे हम ये विद्यार्थी और दिनों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी कितने? 100 विद्यार्थी और कितने दिन भोजन चलेगा? भोजन चलेगा आपके 20 दिन,
ठीक है। और अगर 25 विद्यार्थी इस समूह में और आ जाएं तो 100 तो पहले थे और 25 और आ गए तो कुल कितने हो गए 125। तो यहाँ लिखेंगे हम 125 और हमें ज्ञात करना है ये वाला मान, तो इस वाले को मान लेंगे हम y, ठीक है, इसको मान लेंगे y। फिर इसको हम नाम दे देते हैं, ये ऊपर वाला तो हो जाएगा x1 y1, ये x1 x2 और ये हो जाएगा आपके y1 और y2। ये संबंध कैसा है, प्रतिलोम संबंध है। कैसा संबंध है ये, प्रतिलोम संबंध, यानी कि ये उल्टे लिखने पड़ेंगे। पहला वाला तो x1 बटा x2 लिखेंगे, लेकिन प्रतिलोम संबंध में उल्टा लिखते हैं तो y2 बटे y1 लिखेंगे। x1 और x2 के मान लिखो और y1 और y2 के मान लिख लो। तो x1 बटा x2 यानी कि 100 और बटे में कितना है 125 बराबर y2 का मान कितना है, y2 का मान है y और बटे में y1 कितना है 20। अब y का मान ज्ञात करना है तो इसको क्रॉस गुणा कर दो, 100 को 20 से गुणा कर दो और बटे से 20 को हटा दो। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 इंटू 20 और बटे में कितना आएगा 125। अब आपको पता है कि 125 और 100 ये 25 के पारे में आते हैं। मैं इसको 25 के पारे से काट रहा हूँ, आप चाहे तो 5 के पारे से भी काट सकते हैं। तो 25 के पारे से 100 कटेंगे 4 बार और ये 125 कटेंगे 5 बार। फिर मैं आपको 5 का पारे से इस 20 को काट रहा हूँ, ये जो 5 है वो तो कटेंगे आपके 1 बार और ये 20 कटेंगे 4 बार। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके 4 इंटू 4 बराबर कितने दिन चलेगा, वो 16 दिन चलेगा। यानी कि विद्यार्थी बढ़ जाएंगे तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी और विद्यार्थी कम हो जाते हैं, मान लो 100 की जगह पे 80 विद्यार्थी रह जाते हैं, तो ये भोजन कितने दिन चलेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। देखें अगला सवाल है आपके, समलंब आकार के एक खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 480 मीटर स्क्वायर। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपकी दे रखी है 15 मीटर। उसमें एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते कि दूसरी जो समांतर भुजा है, माना कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, दूसरी भुजा की जो लंबाई है वो x मीटर है। कितना है, लंबाई बराबर x मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें सूत्र दे रखा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, इंटू उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये इसका सूत्र होता है। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है 480, तो इसकी जगह लिखेंगे हम 480 बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजा कौन कौन सी है, एक भुजा तो है आपकी 20 मीटर की और दूसरी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो एक भुजा तो हो जाएगी आपके 20 और दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, इसको हमने क्या माना x मीटर। तो x इंटू उनके बीच की दूरी, कितनी देर की बीच की दूरी, ये देर की आपको 15 मीटर। तो 20 की दूरी देर की 15 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 15। अब हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से इस 2 को 20 को और 15 को हटाना पड़ेगा। ये 2 इसके भाग में इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो 480 इंटू ये 2 हो जाएगा और बराबर में आपका आएगा ये 20 + x और इसके गुणा में कितना है 15। इस 15 को इसके भाग में ले आएंगे, तो ये होएगा आपके 480 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके 480 को हम यहाँ से 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 960 और 960 में फिर भाग दे देंगे 15 बराबर कितना आएगा आपके 20 + x। तो पहले हम इसमें भाग दे देते हैं, 15 का भाग देंगे इसमें 96 में, तो 15 चौक 60 हो जाएगा। फिर 15 पंजे 75, 15 छंग 90, 6 बार भाग जाएगा 6 बचेंगे 60 हो जाएगा, 15 चौक 60। तो ये 20 + x बराबर कितना बचा 60, तो x बराबर कितना होगा 64 है। तो ये प्लस के 20 इधर आएंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, तो 64 में से हम 20 को घटा लेंगे तो इसका जो उत्तर है वो आपके आएगा 44 मीटर। तो दूसरी भुजा कितनी आई 44 मीटर। ऐसे इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात कर लेना है। दूसरा प्रश्न आपके ये, एक घनाभाकार गोदाम जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इसके अंदर के घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, इनका आपको संख्या बतानी है। अगर एक डिब्बे का आयतन आपको ये दे रखा है, ये डिब्बे का जो आयतन दे रखा है ये मीटर क्यूब में है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इस गोदाम में आपको जो आकार है गोदाम का, इसमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो गोदाम का आयतन और बट्टे में एक डिब्बे का आयतन, उसमें डिब्बों की संख्या आ जाएगी। तो डिब्बों की संख्या
बराबर। आपको जब भी संख्या पूछे तो बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग देना है। तो पहले ऊपर लिखेंगे हम गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन। गोदाम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो ये घनाभ के आकार का है, और बटे में एक डिब्बे का आयतन, एक डिब्बे का आयतन। अब इसमें गोदाम का आयतन कितना हो जाएगा, 60 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका आयतन का सूत्र होता है। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है और ऊंचाई इसकी 30 है, और बट्टे में एक डिब्बे का आयतन कितना है, 0.8 है। तो इसमें हम 0.8 का भाग देंगे। तो पहले इसका पॉइंट हटा लेते हैं बट्टे से। जब बट्टे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लगेगा, ठीक है। जब भी पॉइंट बट्टे से हटाया जाता है तो ऊपर एक पॉइंट के बाद में एक जीरो है, तो एक अंक है तो ऊपर एक जीरो और लगेगा। फिर 8 के पार्ट से यहाँ पे से पॉइंट हटा देंगे तो ये 8 बचेंगे। अब 8 को भाग करना है तो 60 में कर दो या 40 में कर दो या 30 में कर दो। तो हम इसको 8 को काट रहे हैं यहाँ से, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो ऊपर क्या बचेगा, 60, 5, 30 और 10, इनको गुणा कर लेंगे तो 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा आपका 300। 300 इंटू ये कितना हो जाएगा, 300। 10 को 30 से करें तो 300 हो जाएगा। 300 को 300 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 4 जीरो पहले लगा लेंगे, ठीक है, और 3 को 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं उसमें, 90,000 डिब्बे रखे जा सकते हैं। अगला सवाल आपके 23वां, इसमें व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना है। कोई दो करने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये वाला p² + 6p + 8 वाला, तो ये हो जाएगा आपका p² + 6p + में 8। आपको इसमें इस 8 के टुकड़े करने हैं, जिनको जोड़ें या घटाएं तो 6 आ जाएँ। तो 8 के टुकड़े क्या होंगे, 8 के टुकड़े 2 और 4 हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाते हैं, और गुणा करने पर 8 आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम इस 6 की जगह पे 4 और 2। तो p² प्लस इस जोड़ेंगे तो 2 + 4 कर लेंगे, 2 + 4 p + 8, और इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका p² + 2p + 4p। इन दोनों को p से गुणा कर दिया, 4 और 2 को, तो ये 2 लिख लिए और प्लस में 8 लिख लिए। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, इस p में से और इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से हम p कॉमन निकालेंगे, ठीक है, यहाँ निकालेंगे p कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका p + 2। यहाँ से भी वापस ऐसी संख्या कॉमन निकालनी है जैसे वापस ये p + 2 ही बचे यहाँ पे, तो इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे प्लस के, तो यहाँ बचेगा p + 8 में 4 का भाग 2 बार चला जाएगा और 4p में 4 का भाग p बार चला जाएगा। तो जो दोनों बार आया कोष्टक में उसको एक कोष्टक में बंद करेंगे, तो ये p + 2 एक बार लिखेंगे और ये p + 4 को एक कोष्टक में बंद करेंगे, और यही अपने फाइनल आंसर होंगे। इसी प्रकार से आपको ये वाला समझा देता हूँ मैं, q² - 10q और प्लस के 21। तो इसको हम वैसे वैसे ही करना है जैसा ये किया, वैसे वैसे ही। q² - का 10q, ये मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप देख लेना। उसमें आपको मैंने जो आपकी जो 12.1 प्रश्नावली वो पूरी सोल्व करवा रखी है। तो q² - 10q, ये q का स्क्वायर है और माइनस में 10q और प्लस में कितने हैं, 21। तो ये इसमें 21 के टुकड़े करने हैं, जिनको जोड़ने या घटाने पे 10 आ जाए माइनस के। तो 3 × 7 ले लेंगे, तीनों 7 तो 21 होता है, और 7 और 3 10 हो जाते हैं। लेकिन गुणा करने पर प्लस क्या आए और जोड़ने पे माइनस क्या आए, तो दोनों माइनस के लेंगे। दोनों माइनस के लेंगे तो गुणा करेंगे तो प्लस का 21 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। ये होगा आपका q² माइनस के 3q माइनस का 3q और माइनस के 7q और प्लस में 21। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो एक तो आपका कॉमन आएगा, इसमें से q कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा आपका q - 3, यहाँ से कॉमन आएगा आपके माइनस के 7, तो यहाँ बचेगा आपका q - 3। एक तो इसमें से कॉमन आएगा q - 3, तो q - 3, और एक इसमें से कॉमन जो बाहर है इसको बंद कर देंगे q - 7 में। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा q - 3 q - 7, ठीक है। ये वाला भी कर सकते हैं, इसमें से 15 कॉमन ले लेंगे, इसमें से ये इसमें से 15 कॉमन आ जाएगा, और या फिर हम इसको इसके साथ में ले लेंगे, p वाले को p वाले के साथ में और q वाले को q वाले के साथ में, वो भी इसमें हम कर सकते हैं। तो दो करने थे तो मैंने आपको ये दोनों करके बता दिए। अगला सवाल ये वही सवाल है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी अगर उसका जो प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का। जिस सवाल मैंने ऊपर कर लिया था वही सवाल है, 24 उत्तर आए थे उसमें, ये वही सवाल वापस आया। अगला सवाल ये है इसके अथवा में कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो इसके सभी कोण ज्ञात करने। इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके आसन कोण का मतलब दो लगातार कोणों का जो जोड़ है वो आपका अनुपात वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको
कितना है ये 3:2। आसन कोण जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये ए और जो ए के साथ में ये बी है ये इसका आसन कोण है, या ए के साथ में जो डी है ये इसका आसन कोण है। और आसन कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम कोण ए को मान लेते हैं यहाँ पे 3x और कोण बी को मान लेते हैं यहाँ पे 2x। अगर ए ज्ञात कर लेंगे तो इससे हम सी निकाल लेंगे क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण बी ज्ञात करेंगे तो इससे हम डी निकाल लेंगे क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इसमें कि आसन कोणों का जो योग है, आसन, इसमें कोण ए बराबर कितना हो जाएगा अपना x मान लेंगे इसके साथ में 3x, और कोण बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x। आसन कोणों का जो योग है वो कितना होता है, समपूरक होता है। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोणों का योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आसन कोणों का योग बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। यहाँ पर आसन कोण कौन कौन से, कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। कोण ए का मान कितना है 3x, यहाँ लिखेंगे हम 3x प्लस कोण बी का मान कितना है 2x और बराबर में कितना आएगा 180। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5x और बराबर में 180। x का मान ज्ञात करना है तो इस 5 का भाग दे देंगे 180 में, क्योंकि इधर ये गुणा में 180 में भाग देंगे 5 का, तो 5 का भाग देंगे इसमें 180 में तो 18 में 3 बार जाएगा, 5 या 15, 3 बचेंगे, फिर ये 30 हो जाएगा। 5 का भाग 30 में 6 बार जाएगा। तो x का मान कितना है आपके, ये x का मान आया इसमें आपके 36 डिग्री। अब आपको कोण ए ज्ञात करना है, तो कोण ए बराबर कितना माना 3x, तो 3 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 36, तो 3 इंटू 36 करेंगे वो कितना आएगा आपके 108। जो कोण ए का आया वही कोण सी का होगा क्योंकि ये दोनों आमने सामने के कोण है और सम्मुख कोण जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण सी होगा। कारण क्या है, सम्मुख कोण, ये भी कितना आएगा 180 डिग्री। इसमें कारण लिखना है, इसमें सम्मुख कोण, इसका कारण लिखेंगे सम्मुख कोण। ऐसे ही आपको कोण बी और डी ज्ञात करना है। तो कोण बी बराबर कितना है, कोण बी बराबर है 2x, यानी कि 2 इंटू 36 बराबर कितना होगा 72। जो कोण बी है वही कोण आपका डी होगा, वो कितना है 72। इसका कारण क्या, ये भी सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका ये, इसको आपको एक ग्राफ में दर्शाना है। समय दे रखा है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे, और दूरी दे रखी है 40, 80, 120 और 60। कितने का अंतर है, 40-40 का अंतर है। तो ये नीचे वाली को हम y अक्ष पे लेंगे और ऊपर वाली को हम x अक्ष पे लेंगे। घंटे में कितने का अंतर है, 6, 7, 8, 9, 1-1 घंटे का, तो हम 1-1 के बराबर में 1-1 घंटा ले लेंगे। दूरी में कितना अंतर है, 40-40 का अंतर, तो 1-1 के बराबर में हम 40-40 का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम ग्राफ में दर्शा देते हैं। जैसे ये x अक्ष है, आड़ी लाइन जो है वो x अक्ष वाली, तो यहाँ पर आ जाएगा ये x अक्ष। x अक्ष पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पे आएगा आपका 1 घंटा, फिर इसके बाद में आ जाएगा ये यहाँ पर ये 1 घंटा, यहाँ पर ये 2 घंटा, या फिर इसको हम आगे ले लेंगे 3-3 में, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर ये 4 फिर ये 5। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे। ये टाइम दे रखा है 6 से 9 बजे तक, तो ये लिख लेंगे। फिर इसमें आपको ये दूरी लिखनी है इधर, तो दूरी लिखेंगे इधर हम, इसमें हम लिख लेते हैं जैसे 40, यहाँ लिख लेंगे दूसरे नंबर पे, या 3-3 में ले लेते हैं इसको हम। यहाँ पे 40 है तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 80, यहाँ पे हो जाएगा आपका 120 और यहाँ पर लिख लेंगे हम 140 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160। यहाँ पर हो जाएगा आपका 200, ये कितना होगा आपके 200। अब आपको 6 बजे कितना दूरी तय की, 6 बजे 40 मिनट, 6 बजे कितना है 40, ठीक है, 6 बजे आपके 40, 7 बजे 80, 8 बजे 120 और 9 बजे 160 है। बस इनको मिलान करना है। 6 बजे आपके 40 है, 7 बजे आपके 80 है और 8 बजे कितना है 120 है और 9 बजे कितना है 160 है। 9 बजे इसमें आपकी 160 है और 10 बजे कितना है, तो 10 बजे का तो है नहीं इसमें अपने, तो इन चारों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है ये, तो ये यहाँ पे आ रहा है 7 बजे, ये यहाँ होगा, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी को यहाँ पे मिलान कर लेना है। ठीक है, ये पूरा एक सीधी रेखा में आपको मिल जाएगा ग्राफ। ये जो ग्राफ वो एक सीधी रेखा में मिलेगा और ये 0 से होके जा रहा है, इसका मतलब ये मूल बिंदु से होके गुजर रहा है। अब आपको उसका पैमाना लिखना है। पैमाना क्या लिखेंगे, पैमाना यहाँ लिख लेते हैं साइड में पैमाना। एक तो लिखेंगे x अक्ष पर,
पैमाने का अलग नंबर मिलता है तो पैमाना आपको पूरा लिखना है। पैमाना एक्स अक्ष पे कितना है, एक बड़े खाने के बराबर में एक एक घंटा ले रहे हैं, तो एक बड़ा खाना बराबर में कितना है, एक घंटा ले रहे हैं। और वाई अक्ष पे कितना है, वाई अक्ष पे कितने कितने का गैप है, 40-40 का, उसमें लिखेंगे एक बड़ा खाना बराबर 40 मीटर। ये दूरी अगर मीटर में दे रखी है तो इसको मीटर में लेंगे, किलोमीटर में दे रखी है तो इसको किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर में है, ठीक है, ये सभी किलोमीटर में दे रखी है, तो यहाँ हो जाएगा आपका किलोमीटर में। ये तो दूरी दे रखी है किलोमीटर में दूरी, और ये दे रखा आपका समय, यहाँ पे लिखना आपको समय। ये एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। ये कह रहे हैं कि 7:40 बजे प्रातः और प्रातः 8 बजे के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो एक तो आपको ये दूरी पता करनी, इसके अलावा कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर क्या समय था। तो 100 किलोमीटर कहाँ आएगा, 100 किलोमीटर आएगा ये आपके 80 और इसके दोनों के 120 के बीच में, तो 80 और 120 के बीच में यहाँ पे आएगा आपके 100, तो ये आपके 7 और 8 के भी बीच में आएगा, तो 7:30 बजे ये 100 किलोमीटर की दूरी पार कर ली थी। इस प्रकार से आपको जो पूरा है वो सॉल्यूशन कर लेना है। अगले वीडियो में इसका जो एक अगला मॉडल पेपर है वो हम सोल्व करेंगे। इसको वीडियो को पूरा देखा तो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।